आवाज आ रही है ना? आ रही है सर, आ रही है। पुनः सभी संत गुरुओं को वंदन करते हुए बहुत बहुत आभार अपने युवा भाई साथी योगेश गौतम साहब का, उन्होंने अपनी बात को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया जी साहब सिंह बघेल साहब का, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी जो इनकी प्रस्तावना रखी, उन्होंने संचालन भी कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ ही मिनटों में खास बिंदुओं की ओर अपने सभी जिम्मेवार साथियों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। साथियों, ये जो धम्म सेवक संघ है, ये हमें ऐसा लग रहा है कि आज बड़ा कोई छोटा सा संगठन हम लोग बना रहे हैं। आज इसकी परिकल्पना भी ऐसे बहुत छोटी सी मुझे लगता है कि समझ में आ रही होगी, लेकिन आप मानकर ये चलिए कि आने वाले समय में यही धम्म सेवक संघ हमारा सबसे बड़ा संघ होगा। प्रेरणा स्रोत और समाज को तैयार करने का जो पहली सीढ़ी होगी, पहली हमारी जो पाठशाला होगी, वो धम्म सेवक संघ ही होगा। धम्म सेवक संघ से जो युवा निकल कर आएंगे, जो बच्चे निकल कर आएंगे, तो पहली क्लास धम्म सेवक संघ में अटेंड करेंगे। वहां वो एक सैनिक, एक सेवक, एक समर्पित कार्यकर्ता के मनोभाव से तैयार होंगे, और जब समर्पित मनोभाव से वो तैयार होंगे तो धीरे धीरे करके उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमताओं के अनुसार, तो फिर अनेक जो हमारे संगठन है, जैसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, सामाजिक न्याय परिषद है, या अन्य जो भी संगठन होंगे, तो उनमें यहीं से जाएंगे। ये बात मैं आप लोगों के ध्यान में इसलिए लाना चाहता हूं कि बहुत समय पहले, आज से 100 वर्ष पहले, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के दिमाग में ये ख्याल आया था कि हमें हमारी समाज को तैयार करने के लिए हमें कोई ऐसा संगठन तैयार करना चाहिए जिसके माध्यम से हम इसकी शुरुआत करें और वो आगे चलकर हमारे लिए हर किस्म के लीडर तैयार करे। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 24 सितंबर 1924 को, 24 सितंबर 1924 को परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने समता सैनिक दल का निर्माण किया था। समता सैनिक दल की जो नींव रखी गई थी, बुनियाद रखी गई थी, वो 24 सितंबर 1924 को इसकी नींव रखी गई थी। और ये उद्देश्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का रहा होगा कि हमारे धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जो लीडरशिप निकल कर आएगी, वो हमारे इन युवाओं में से निकल कर आएगी। लेकिन हम दुख के साथ कह सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जैसी मंशा थी, वो हमारे सीनियर साथी लोग, या हम ही लोग, हम अपने को ही बोलते हैं, हम लोग उसे पूरा नहीं कर पाए और उनकी अपेक्षाओं पर हम आगे बढ़कर काम नहीं कर सके। और हमने जो कुछ भी किया उस सबका राजनीतिक करण कर दिया, और राजनीतिक करण करके तो राजनीतिक शक्ति को भी हमने तहस नहस कर दिया, समाप्त कर दिया। जब मान्यवर काशीराम साहब ने 1973 में ही वैसे नींव रख गई थी बामसेफ की, लेकिन उसकी विधिवत घोषणा 6 दिसंबर 1978 को हुई। तो 1978 को बामसेफ की विधिवत घोषणा करने के बाद मान्यवर साहब के, कांशीराम साहब के दिमाग में भी ये पॉइंट आया कि भाई हमें समाज को तैयार करने के लिए, समाज की युवा पीढ़ी को
एक सेवा भाव, एक सैनिक के रूप में उसको तराशने के लिए तो हमें भी एक अच्छे संगठन की आवश्यकता है। तो उन्होंने बहुजन वॉलंटियर फोर्स बनाकर तैयार किया, जिसे शॉर्टकट में हम लोग बीवीएफ कहते थे। लेकिन आज जब हम देश भर में नजर उठाकर देखते हैं तो समता सैनिक दल, जिसकी स्थापना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आज से लगभग 100 वर्ष पहले की, तो उसका भी कोई बड़ा अस्तित्व हमें कहीं नजर नहीं आता है। और वो भी, जो मेरी जानकारी है, वो भी 5-7 ग्रुपों में बटा हुआ है। अब हम जब बीबीएफ यानी बहुजन वॉलंटियर फोर्स की ओर एक नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि उसका भी कोई बड़ा एक समय था। आज से 15 वर्ष पहले 15 वर्ष पहले एक जुनून था, एक जुनून था कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हजारों हजारों की संख्या में हमारे युवा साथी, हमारी युवा लड़कियां तो बीबीएफ की ड्रेस में होते थे, एक सैनिक की ड्रेस में होते थे, और कोई कार्यक्रम जो कुछ होता था उसको बड़ा वो घेराव कर लेते थे और उसका संचालन करना, उसकी देखभाल करना, उसकी कमांड संभालना, उसकी सुरक्षा कमांड संभालना करते थे। लेकिन आज प्राय हम पूरे देश में जब नजर लगाकर देखते हैं तो बीवीएफ का भी हमें कोई बड़ा कहीं पर रोल नजर नहीं आता है। तो मैं ये जो धम्म सेवक संघ बना है, जिसकी शॉर्टकट एसएसडी है, तो आप ये मानकर चलिए कि इसका बहुत बड़ा रोल भविष्य में हमारे बीच में आने वाला है। बहुत बड़ा रोल इसका बीच में आने वाला है। और डॉक्टर हेडगेवार ने जो आरएसएस बनाया, वो एक वर्ष बाद बनाया। बाबा साहब से प्रेरणा लेकर या बाबा साहब से प्रभावित होकर या बाबा साहब को देखकर उन्होंने 1925 में आरएसएस की बुनियाद रखी। लेकिन बाबा साहब ने तो आरएसएस से एक वर्ष पहले 1924 में ही समता सैनिक दल की निर्माण कर दिया था। तो इस तरह से जैसा आज हम देश में देखते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था या वर्णवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो पहली पाठशाला है, पहली क्लास है, तो वो आरएसएस है, जहाँ यूनिफॉर्म ड्रेस में रहकर बचपन से ही वो 5 साल का 8 साल का बच्चा लेते हैं। 5-8 साल के बच्चे को ही वो वहां से तराशना शुरू करते हैं। जैसे कारीगर मूर्ति बनाता है ना, तो कारीगर अपना औजार लेकर एक पत्थर में से और वो एक अच्छी मूर्ति को तराश कर बना के तैयार कर देता, बड़ी सुंदर मूर्ति बना देता है। तो इसी तरह से डॉक्टर हेडगेवार और आरएसएस के लोगों ने तो छोटे छोटे बच्चों में से तराश कर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक और उस व्यवस्था को ज्यादा मजबूत करने के लिए आज उन्होंने अपना सेटअप पूरे देश में खड़ा कर दिया है। हर एंगल में 1600 उनके सहयोगी संगठन है। आपको यकीन नहीं होगा मेरी बात पर, 1600 आरएसएस के सहयोगी संगठन है। यानी जो शमशान घाट होता है ना, शमशान घाट पे भी उनकी यूनिट काम करती है। शमशान घाट पे भी उनकी यूनिट आपको मिलेगी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार संस्कार देने में या उस पर कब्जा करके वहां भी कोई प्रतीक चिन्ह वो अपना बनाकर वहां छोड़ देते हैं। तो इस तरह से वो काम करते हैं। तो मैं कुल कहना ये चाहता हूं, इन बातों के पीछे जो मेरा उद्देश्य कहने का वो ये है कि जो धम्म सेवक संघ है, एसएसडी, इसको हमें बहुत हल्के में नहीं लेना है। आज हमको लग रहा है कि ये बड़ा हल्का काम है, बड़ा छोटा सा काम है। हम एक फोर्स खड़ा कर रहे हैं। हम धम्म की सेवा करने के लिए एक सेना तैयार कर रहे हैं, एक छोटी सेना तैयार कर रहे हैं। लेकिन आने वाले कल में ये छोटी सेना ही भारत में
तराश तराश कर हमारे जीवन के हर पहलू में लीडरशिप तैयार करेगी। तो वो वहां से जो निकलेंगे वो निस्वार्थ, केवल और केवल जिनके मन में मिशन के लिए तमन्ना होगी, तो ऐसा ही नेतृत्व निकलकर तैयार होगा। तो इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है। तो मेरा एक निवेदन यह है। दूसरा निवेदन यह है कि इसमें हमको इसकी ड्रेस फाइनल करनी है। शर्ट, पैंट, बेल्ट, वेज, स्टार, जूते, टोपी, कैप, इस प्रकार का सबका एक बहुत अच्छा डिजाइन बनाना है। इसलिए अच्छा बनाना है कि आज जो डिजाइन बनेगा, आज जो तैयारी होगी, ये सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तक चलने वाली है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। तो आज हमको इसकी तैयारी बड़ा सोच समझ के करनी है और उसमें हमें कुछ रैंक भी बनाने होंगे। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझा देता हूं कि रैंक मतलब सिस्टम। सिस्टम जिसे कहते हैं, सिस्टम अर्थात माने तो क्या कह सकते हैं हम उसको, डिसिप्लिन कह सकते हैं। डिसिप्लिन का पालन करना, अनुशासन का पालन करना। तो अनुशासन का जब पालन करना होता है तो उसके लिए सीढ़ियां बनती हैं। सीढ़ियां सीढ़ियां मतलब जैसे हमारा ये बनेगा तो इसके लिए अभी मुझे ऐसे लगा है कि हमें 10 रैंक इसमें पूरे देश में बनाना चाहिए। कम भी हो सकती हैं, 10 से 5 भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, जैसा सबकी सलाह मशवरा होगी वैसा करेंगे। तो एक रैंक होगा जैसे सिपाही रैंक, सिपाही, तो 5 सिपाही हो गए। तो 5 सिपाही तो बराबर का स्टेटस हो गया उनका। तो एक सिपाही दूसरे सिपाही को ऑर्डर नहीं कर सकता, ना ही वो उसके ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य होगा। तो 5 सिपाहियों के ऊपर एक हवलदार, एक हवलदार जैसे पुलिस में होता है, हवलदार हो गया। इस तरह से 5 हवलदार यानी 25 सिपाही, 5 हवलदार, 5 सिपाहियों का एक लीडर हो गया हवलदार। 5 हवलदारों का एक लीडर होगा जिसको हम दरोगा कह सकते हैं या इंस्पेक्टर रैंक कह सकते हैं। तो वो इंस्पेक्टर हो गया। इसी तरह से उस जिले में जितने इंस्पेक्टर होंगे, उन इंस्पेक्टरों को कमांड करने के लिए, उनको दिशा निर्देश में रखने के लिए, उनको अनुशासन में रखने के लिए एक हमारा एसपी हो गया। एसपी हो गया। इस तरह से ही फिर हमारा जो मंडल कमिश्नरी या संभाग होता है, तो उसके ऊपर रैंक एक आ गया हमारा, वो कमिश्नर रैंक हो गया। मतलब ये नाम नहीं रखेंगे जो मैं बोल रहा हूं, नाम दूसरे रखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल में ऐसा समझा रहा हूं कि ऐसा हमको करना होगा। फिर इसी तरह से हमारा स्टेट, स्टेट माने राज्य, तो राज्य का एक डीजीपी हो गया, एक डीपीजी हो गया, जो उसके स्टेट के समस्त धम्म सैनिक उसके निर्देशन में काम करेंगे। इसी तरह से फिर हमारा नेशनल कमांडर, नेशनल कमांडर होगा, उनके नेशनल असिस्टेंट कमांडर होंगे, 10 कमांडर होंगे नेशनल असिस्टेंट कमांडर, जो 2-2, 3-3, 4-4 राज्यों के जोन को कमांड करेंगे। तो इस प्रकार से हमको एक व्यू रचना ये रचनी होगी। व्यू रचना एक रचनी होगी जिसके माध्यम से पूरे देश में एक फोर्स जैसा अनुशासन हम लोग ला सकें, उसको कर सकें। तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? अभी आता काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन होगा कैसे? तो इसके लिए मैं सबसे पहला निवेदन करता हूं कि हमें हमारे घर के बच्चों को तैयार करना होगा। घर के बच्चों को, जैसे हमारा बेटा है, बेटी है, चूंकि इन पे कोई बड़ा काम नहीं है, इनके तो जब बड़े-बड़े प्रोग्राम होंगे तब ड्यूटी लगेगी। तो हमें अपने बच्चों को तैयार करना है। हमारे घर के बच्चे से प्रेरित होकर पड़ोसी का बच्चा भी तैयार होगा, और जब पड़ोसी का भी बच्चा तैयार होगा तो धीरे धीरे करके हमारी एक सेना बनना शुरू हो जाएगी, एक फोर्स बनना शुरू हो जाएगा। और ये फोर्स समर्पित भाव का, बिल्कुल जैसे आपने देखा हो गुरुद्वारा होता है,
गुरुद्वारे में इतना सेवा भाव होता है, इतना सेवा भाव होता है कि चाहे अरबपति हो, चाहे 80 वर्ष की 90 वर्ष की उम्र का व्यक्ति हो, चाहे उनकी बेटियां हो, बहू हो, सब लोग सेवा करते हैं, सब लोग सेवा करते हैं, सब लोग सेवा करते हैं। ऐसा सेवा भाव उनके मन में भर जाता है। तो ठीक इसी प्रकार का सेवा भाव निष्पक्ष होकर, निस्वार्थ होकर, बिना किसी लोभ लालच के हमें काम करने के लिए इसको तैयार करना है। तो ये एक बात मैंने आप लोगों के बीच में रखी है। दूसरी, बहुत जल्दी हमको धम्म शाखाएं लगानी है। धम्म शाखाएं हर जिले में हमको शुरू करनी है। उसमें सब लोग भाग लेंगे, बच्चे लोग तो भाग लेंगे ही लेंगे, लेकिन बड़ी उम्र के लोग भी भाग लेंगे। तो उसमें क्या करना है कि जैसे 5 बजे, सर्दियों में 6 बजे, ज्यादा गर्मी है तो 4 बजे 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होंगे। पंचशील का हम ध्वजमा लगाएंगे। उसके बाद योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज वो सब करेंगे। स्वास्थ्य के लिए करेंगे। स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे, शरीर हमारा ठीक रहे, ये करेंगे। और एक कोई आचार्य 10 मिनट 10 मिनट धम्म पे प्रवचन कर दिया करेगा रोजाना। तो धीरे धीरे करके हम वह प्रवचन, एक प्रोग्राम भी चल जाया करेगा 10 मिनट का, 15 मिनट का, और हमारी शाखाएं लगना शुरू हो जाएंगी। और जो लोग मॉर्निंग वॉक में नहीं जा पाते हैं, जाना तो चाहते हैं, उनको डॉक्टर ने भी सलाह दे रखा है कि आपको मॉर्निंग वॉक करना ही करना है अगर स्वस्थ रहना है तो, लेकिन जा नहीं पाते। तो ये जो शाखा के हमारे लोग होंगे, तो ऐसे लोगों को भी वो इम्प्रेस करेंगे, इम्प्रेस करेंगे, जगाएंगे, जगा के ले जाएंगे सुबह कि आप कुछ मत करना, आप बैठे रहना बेशक। लेकिन मैं जानता हूं, मेरा तजुर्बा है, एक बार फ्रेश होके ब्रुश करके और एक गिलास पानी पी के जब आदमी अपने टी शर्ट और निक्कर और स्पोर्ट्स शू पहन लेता है और सड़क पे निकल आता है, तो ऑटोमेटिक उसमें स्फूर्ति आ जाती है। तो ये काम हमको करना है, और ये धम्म सेवक के माध्यम से ही हम लोग इसको कर पाएंगे, एक अंजाम दे पाएंगे। एक मैं धम्म सेवक की भूमिका क्या होनी है, उन्हें क्या क्या काम करना है, इसकी ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। तो इसको शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें इसका एक राष्ट्रीय सम्मेलन करना है, राष्ट्र लेवल का सम्मेलन करना है। ये फरवरी के महीने में करना है, 20 फरवरी के लगभग। तब थोड़ी सर्दी भी कम होगी। ये दिल्ली में भी हो सकता है, ताल कटोरा में, ये आगरा में भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक स्थान रहेगा, या तो दिल्ली रहेगा या तो आगरा रहेगा। और इसमें जितने लोग आएंगे, सभी लोग ड्रेस में आएंगे, यानी मैं भी ड्रेस में आऊंगा, हमारे आचार्य जी भी ड्रेस में आएंगे, आप सब लोगों को भी ड्रेस में आना है। बच्चों का मनोबल कैसे बढ़ेगा? जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसका मनोबल जब ही बढ़ेगा जब वो देखेंगे कि हमारे टॉप सीनियर लोग भी सभी आज ड्रेस में हैं। उस दिन हम सब धम्म सेवक होंगे। उस दिन सामाजिक न्याय परिषद या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा नहीं होगी। उस दिन हम सब के सब धम्म सेवक होंगे, यूनिफॉर्म में होंगे। तो इससे हमारे 2-3 फायदे होने वाले हैं। एक फायदा ये होने वाला है कि युद्ध स्तर पर फिर हम लोग यूनिफॉर्म बनाएंगे। अभी मैंने 2-3 कपड़े वालों से बात की, तो हम जो भी इसकी ड्रेस फाइनल होगी, शर्ट और पैंट, तो उसका थोक में मिल से कपड़ा ले लेंगे। हम मिल से कपड़ा खरीदेंगे तो हमें उसमें एक तो 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। जो पैंट 500-600 रुपए या 800 रुपए या 1000 रुपए का पड़ने वाला है, वो हमको 400-500 रुपए में पड़ जाएगा। जो शर्ट हमको 500-600 रुपए में पड़ने वाली है, वो हमको 200-250 रुपए में पड़ जाएगी। एक तो ये फायदा होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि कलर सबका एक ही होगा, और कपड़ा भी एक ही होगा, और कपड़े की क्वालिटी भी एक ही होगी। यदि हम साथियों को बोलेंगे भाई अपना अपना बनाओ, तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। किसी का कलर गहरा होगा, किसी का कलर हल्का होगा, किसी का कपड़ा किसी दूसरी क्वालिटी का होगा, किसी का कपड़ा दूसरी क्वालिटी का होगा।
तो ऐसे करके हम ये इकट्ठा खरीदेंगे। जो स्टार बनेंगे वो भी इकट्ठा खरीदेंगे। जो हमारा धम्म चक्र बनेगा, बेल्ट बनेगी, वो भी इकट्ठा खरीदेंगे। एक बार पास करके जो हाउस पूरा पास कर देगा, उसका इकट्ठे में हम लोग ऑर्डर देंगे और सबको एक बीच का मेजरमेंट कर लेंगे। मेजरमेंट जैसे मेरा पैंट बनता है 130 में, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर में मेरा पैंट बनता है, तो मैं समझता हूँ मेरा सबसे ज्यादा कपड़ा लगता होगा। तो हम एक 130 का या 135 का या 140 का, कोई और ज्यादा कपड़े वाले होंगे तो उनका अलग से बेसिस कर लेंगे। बच्चों का जो पैंट बनता है वो 120 में बन जाता है। तो इस हिसाब से हम कपड़ा काट के और अलग अलग पैकेट पैक करके सबको भेज देंगे और सब लोग जैसा भी योगेश जी ने बताया, वो मेरी बात हो गई उनसे, बहुत जल्दी ड्रेस जो सिलेक्ट होगा तो उसका वो बना के सबसे पहला सैंपल स्वतंत्र साहब जो नेशनल कमांडर, तो उनपे उसका एक्सपेरिमेंट होगा, उनके द्वारा तैयार होगी। तो जो फाइनल हो जाएगी उसका फोटो बनवा लेंगे हम और वो फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से सारे ग्रुपों में डाल देंगे, सबको भेज देंगे। तो वो अपने अपने टेलर को दे देंगे कि भैया ये देख लो फोटो, मेरा नाप ले लो, इस किस्म का बनाना है, यही डिजाइन बनाना है। ठीक है ना? ठीक रहेगा ना? तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से हमारी ड्रेसिंग तैयार हो जाएगी और एक झटके में, एक मेहनत करके, थोड़ा संघर्ष पड़ेगा, मेहनत पड़ेगी, लेकिन बहुत जल्दी हम धम्म सेवक संघ को भारत में अस्तित्व में ला देंगे। उसका एक अस्तित्व नजर आने लग जाएगा कि धम्म सेवक संघ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का परिपूर्ण रूप से तैयार हो गया है, कि हर चीज से बना के उसे कर लेंगे। तो ये मैंने आपको विशेष बातें इसमें रखी हैं। और सामाजिक न्याय परिषद के बारे में आप सभी से मेरा निवेदन है, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि दो दो व्यक्ति ओबीसी के, एक व्यक्ति ओबीसी का, एक व्यक्ति शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, जैसी जहां आबादी हो, आप स्टेट लेवल पर, संभाग लेवल पर और जिला लेवल पर, जिला तक दो दो व्यक्तियों का आप चयन करके, सिलेक्ट करके बहुत जल्दी आप साप सिंह भैया जी को दे दो या सेंटर ऑफिस आगरा में भेज दो, जिससे बहुत जल्दी उसका भी हम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, कर सकें उसको। तो ये काम करना है। दो काम अभी हमारे छूटे हैं। एक सम्यक शिक्षा परिषद, जैसा मैंने बताया था कि बचपन से ही बच्चे को 3 वर्ष की उम्र से ही हम चाहते हैं उसको महापुरुषों का सिलेबस मिले और उसको त्रिषण और पंचशील ये 3 वर्ष की उम्र से ही सीखने को मिले। तो पहले इसके लिए हम लोगों ने अंबेडकर बाल महासभा चलाई थी। अंबेडकर बाल महासभा चलाई थी और उसने मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पे काम किया था, ग्वालियर, रीवा। तो वहां गांव गांव में जाकर टीचर तैयार किए गए थे। खास करके जो टीचर स्कूलों में पढ़ाते हैं उनकी ही जिम्मेवारी दी गई थी और वो बच्चों को त्रिशर्ण, पंचशील और साहू फूले महापुरुषों के बारे में बहुत अच्छा उनको रटाते थे, उनको सिखाते थे। लेकिन उसके जो आचार्य बनाए गए थे वो पता नहीं आजकल कहाँ है, मुझे कुछ नहीं कहना उनके बारे में। तो ये काम फिर हमें पुनः पूरे देश में इसको शुरू करना है बच्चों को। तो जो स्कूल हैं, 8 लाख से लेके 10 लाख तक स्कूल पूरे देश में, प्राइमरी यानी क्लास 1 से लेकर 5 तक, क्लास 1 से लेके 8 तक जूनियर हाई स्कूल, क्लास 1 से लेकर हाई स्कूल 10 तक और इंटर इंटर तक हमारे स्कूल हैं। इंटर में ज्यादा नहीं है, लेकिन प्राइमरी में 5वीं और 8वीं तक हमारे बहुत सारे स्कूल पूरे देश में हैं। तो उन स्कूलों के प्रबंधकों को हमें संगठित करना है। संगठित करके छोटी छोटी बुक बनाकर उन्हें हमें उनके स्कूल में देनी है कि भाई आप सिलेबस वही पढ़ाइए जो गवर्नमेंट चाहती है, लेकिन सप्ताह में एक दिन 1 घंटे की क्लास या 2 घंटे की क्लास आप निश्चित रूप से महापुरुषों के जीवन पे भी लीजिए, संविधान पे भी लीजिए और
श्लोकन श्लोकन बाबा साहब के, फूले के, बुद्ध के, ये सब अपने स्कूलों में लिखवाइए और सचित्र सचित्र उन श्लोकनों को आप बनवाइए। ऐसा हम लोगों को प्रयास करना है। दूसरा, जो प्रेयर होती है सुबह, तो जो प्रेयर प्रत्येक स्कूल में होती है वो बुंद वंदना से हो, फिर शरण से हो, तो उस पे भी हम काम शुरू करेंगे। ये सामाजिक न्याय परिषद का काम जैसे ही चल निकलता है, धम्म सेवक संघ जैसे ही हमारा चल निकलता है, तो फिर साइड बाय साइड इस पे भी हमें काम शुरू करना है। और ये लिस्टें बनाना आप लोग शुरू कर लीजिए अपने अपने क्षेत्रों में। एससी, एसटी और ओबीसी के कितने स्कूल हैं, तो फिर उनका भी काम बहुत तेजी से हम लोग करेंगे। इसी तरह से समाज को संस्कार देने के लिए एक संस्कार देने वाली विंग को भी तैयार करना है, जिसका राष्ट्रीय इंचार्ज एमआर प्रशांत साहब को बनाया गया है। तो उनको वो ये हमको दे देनी है, ये सारे काम करने हैं। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को कही है। एक खास बात और मैं ध्यान उठा के आपका अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का विधिवत अच्छे ढंग से एक संविधान तैयार करना है। उसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का चयन हो गया है लुम्बिनी में, जिसके हमारे चेयरमैन है मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, वाइस चेयरमैन है हमारे महेश बौद्ध उड़ीसा से, और बाकी नाम भी आप लोगों को पता ही है। तो अगली शनिवार 12 नवंबर को, अगला शनिवार 12 नवंबर को है, तो 12 नवंबर को आप शाम को 8 बजे, तो ये संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबरों की मीटिंग होगी, जूम पे मीटिंग होगी। हम सब भी जुड़ सकते हैं, आप सब लोग भी जुड़ सकते हैं, लेकिन चर्चा वही 10 लोग करेंगे, वही 10 लोग चर्चा करेंगे कि अब 1 महीना होने के लिए जा रहा है। 1 महीने में आपने अभी क्या गतिविधियां की, यदि नहीं की है तो कब से शुरू कर रहे हैं। तो अगला 12 नवंबर शनिवार को 8 बजे शाम को हम लोग फिर इस विषय पे बैठेंगे। संविधान जो बनाना है उस पर चर्चा होगी। तो ये मैंने कुछ कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखी हैं। शेष निवेदन मैं करना चाहता हूं कि आप सब लोग जल्दी से जल्दी अपने अपने राज्यों में राज्य स्तरीय धम्म कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर, राज्य स्तरीय धम्म कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आप लोग आयोजित करिए। मैं रहूंगा सब में, एक एक दिन का होगा, बस केवल एक एक दिन का। सुबह 9 बजे शुरू करेंगे, शाम को 5 बजे खत्म करेंगे। और उसमें जो उसका पैटर्न आपको रखना है, एक जिले से 10 लोग, टॉप के 10 लोग एक जिले से, और एक विधानसभा से 5 लोग, एक विधानसभा से 5 लोग, जिले से 10 लोग। तो आप देख लीजिए आपके राज्य की कितनी स्ट्रेंथ बनती है, उस स्ट्रेंथ में कहाँ हॉल है, हॉल नहीं है तो मैरिज होम करिए, मैरिज होम में टेंट लगवाइए, कुर्सियां लगवाइए। तो इस तरह से ये सारा काम आप लोग शुरू करिए। मैंने निवेदन किया है अपने मध्य प्रदेश के हमारे जो प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं आदरणीय डीपी गोलिया साहब को, 11 दिसंबर को मैंने उनको निवेदन किया है। 11 दिसंबर को सबसे पहले हम लोग मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं इस काम को, लेकिन आप लोग भी अपने अपने राज्यों में तैयारी करिए। अभी गुजरात में चुनाव है, कोई बात नहीं, तो आप लोग फरवरी में तैयारी करिए। आपके यहाँ फरवरी में रहेगा या जनवरी में रहेगा। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, वोट पड़ जाते हैं, वोट पड़ने के ठीक 10 दिन या 15 दिन के बाद आपको रखना है गुजरात के साथियों को। उत्तर प्रदेश में भी नगर निकाय का चुनाव है, बहुत जल्दी घोषित होने वाला है। इनका भी चुनाव दिसंबर या जनवरी में फ्री हो जाएगा, तो फरवरी में उत्तर प्रदेश का भी हम लोग रखेंगे लखनऊ में। दिल्ली में भी नगर निगम के चुनाव अनाउंस हो गए, 4 दिसंबर को यहाँ वोटिंग रहेगी, 7 दिसंबर को वहां गिनती है, तो जनवरी में फिर दिल्ली में भी अब रखने वाले हैं। तो इसी तरह से समस्त जोन के जो प्रभारी हैं, जो भी हमारे राज्यों के अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, तो मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं, सभी राज्यों के
जिम्मेदार साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि हमें फरवरी के अंतिम महीने तक देश के कम से कम 25 राज्यों के ये धम्म कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर, उसमें ये नहीं बताना है हमें कि बुद्ध ने क्या किया, बाबा साहब ने क्या किया, महापुरुषों ने क्या किया, उनका मिशन क्या है, ये चर्चा नहीं करनी है। हमको ये चर्चा करनी है कि ये महापुरुषों का जो मिशन है ये कामयाब कैसे होगा, ये 140 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा कैसे, भारत का प्रत्येक नागरिक तक ये विचारधारा, ये पुण्य उपदेश पहुंचेगा कैसे, उसके लिए प्रबंध क्या है, उसके लिए संसाधन क्या है, नहीं है तो जुटाने कैसे हैं? इस विषय पे हमें साथियों चर्चा करनी है। मैं समझता हूं मेरी बात ज्यादा हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूं। पुनः एक बार फिर निवेदन, समय जीवन में बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, इसलिए मेहनत करके, संघर्ष करके, थोड़ा अपने घर परिवार नाते रिश्तेदारी को छोड़ के, त्याग करके, उसका पूरा एक मन होके आप लोग मिशन के काम में जुटिए, धम्म के काम में जुटिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।